हेलो नमस्कार साथियों। आज की जो प्रैक्टिस सेट 3 है उसमें आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए, हमने जो पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे वो भी नेटवर्क इश्यू की वजह से, उनका समाधान कर लेते हैं। क्लास 2 के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है 21, इसको देख लेते हैं। जैसे कि दे रखा है कि दो संख्याएं जिनका अनुपात 2:3 है, उनमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि नया अनुपात 5 हो जाए। जैसे कि यदि हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो यदि कोई समस्या लेते हैं, संख्या लेते हैं, तो 2 1 और 3 1 कर लेते हैं। और जब इनमें प्लस करते हैं कोई संख्या, तो जैसे कि हमने x दोनों तरफ x प्लस कर लिया, तो नया जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। यही प्रश्न बता रहा है हमें। तो अब इनको मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं, ये नीचे प्लस और ये ऊपर प्लस, वज्र गुणन कर लेते हैं दोनों को। तो 5 को नीचे वाली से और 7 को ऊपर वाली से यहाँ पे गुणा करके लिख लेते हैं। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दी है। ये गुणा करना तो सबको आता होगा। 15 + 5x। आगे देखिए, 14 को 15 के पास भेजेंगे तो यहाँ पे ओनली a बचेगा, और 7 के पास 5 लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करने तो 2 को 1 के नीचे रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। हमने केवल a को माना था, तो a के स्थान पे आप 1 रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस जगह पे हमने a माना था संख्या को, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास a का मान हमने 1 रख दिया, और ये तो यहाँ पे रखा है, एक किसके स्थान पे, a के स्थान पे रखा है, और ये मान है x का। अब यहाँ पे जो जोड़ किया था x, इसको जोड़ लीजिए, तो 2/3। अब इनमें जोड़ते हैं 1/2। पहले ऊपर वाली में जोड़ लेते हैं, फिर नीचे वाली में जोड़ते हैं 1/2। तो लस लिया 2 + 1/2, तो इनका लस लेंगे तो यहाँ पे 2 लस आ जाएगा, और लस को हटा देंगे तो ऊपर 4 + 1 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ 3 में जोड़ेंगे तो ये 3 में जोड़िए, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि लस लेके, तो हमारे पास 3 2 6 + 1/2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। तो ये अनुपात आ गया, यानी कि क्या जोड़ना था हमें, आधा जोड़ना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते भी नहीं है MP बोर्ड B.Ed में। तो इसमें क्या करना है, देखिए। जैसे कि दे रखा है कि 1 यूरो का जो मूल्य है वो 80 रुपये है, और 1 रुपये 1.5 दिरहम है। तो 20 यूरो खरीदने के लिए 4800 रुपये में कितने दिरहम खरीदे जा सकते हैं। 20 यूरो खरीदने के बाद 4800 में कितने दिरहम खरीदे, मतलब कि आपके पास टोटल 4800 रुपये है, उसमें से 20 यूरो आपने खरीद लिए हैं। अब आपके जो शेष बचे हैं उसमें कितने दिरहम खरीदे जा सकते हैं। तो 20 यूरो का मतलब है कि 20 × 80, यानी कि टोटल आपके पास 1600 रुपये खर्च हो चुके हैं 4800 में से। तो शेष बचे आपके पास 3200 रुपये। 4800 में से 1600 माइनस करोगे तो 3200 बचेगा। अब 3200 में आपने कितने दिरहम खरीदे, यानी कि मूल्य दे रखा है कि 1 रुपये के 1.5 आता है,
तो 3200 की कितनी हो जाएगी जब इसको गुणा करोगे, यानी कि इस पॉइंट को हटाओगे तो एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास बचा 15। अब 15 का पढ़ा 0 बार, फिर 2 बार बोलोगे 30 और 3 बार बोलोगे 45 और 3 48, तो आपके जो द्विरोमुखी संख्या आ जाएगी वो 4800 आ जाएगी, यानी कि इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। जैसे कि दे रखा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1500 वर्ग मीटर है। यदि चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 20 रुपये प्रति मीटर है तो कुल लागत क्या होगी, ये पता करना है। कुल लागत क्या होगी, अब लागत ज्ञात करेंगे, कैसे करना है, तो इसमें क्षेत्रफल से हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमारे पास अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि भुजा x है, तो इसका x भुजा है, वह x भुजा है, तो 5x, एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी भुजा 3x हो गई, तो ये भुजा का माप हो गया 5x और 3x। और आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि जब लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करते हैं ये आयत होता है। इस प्रकार जब ये चौड़ाई और ये लंबाई, इन दोनों को, ये 3x है और ये 5x है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 15x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 15x स्क्वायर। अब जो 15x स्क्वायर है ये किसके बराबर है, ये 15 वर्ग मीटर के बराबर है, तो इसको बराबर में लिख सकते हैं हम 1500 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमारे पास भुजा आ जाएगी। 15 को इधर भेजते हैं तो यहाँ पे बचा आपके पास x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब हम 1500 को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 15 से 15 कट गया, 100 बजा, और 100 को अंडर रूट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है, तो अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 10। जब x का मान 10 आ गया तो इन दोनों में 10 x का मान रख दीजिए, तो एक तरफ तो आगे हमारे पास 50 और दूसरी तरफ आगे 30, जो हमने मान रखा था वह भुजाएं आगे। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 20 रुपये प्रति मीटर है, यानी कि 1 मीटर में 20 रुपये लगते हैं, तो उसकी टोटल लंबाई ज्ञात करनी, लेंथ ज्ञात करनी है। अब आपको पता है कि लेंथ यानी कि बाड़ कहाँ पे लगाई जाती है, किनारों पे, ये किनारों पे। तो यदि आपको फॉर्मूला ज्ञात नहीं है तो आप चित्र के माध्यम से, जैसे कि 30 और 50, 80 हो गए, 80 का डबल कर दीजिए 160, तो ये 160 क्या हो गया आपका, इसकी लंबाई होगी, यानी कि टोटल बाउंड्री की लंबाई होगी। इसके बाद में 1 मीटर का 20 रुपये लगता है, तो 160 का यानी कि 160 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल राशि आ जाएगी 2 जीरो की 2 जीरो और 16 दुआ 32, ये 3200 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं, और जिन साथियों ने अभी तक भी हमारी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है वो ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक समलंब है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन कैसे है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग भी आ सकती है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि एग्ज़ाम किस प्रकार से आता है ये कोई समझ नहीं सकता। एग्जामर की दृष्टि किस प्रकार की हो सकती है, वो कुछ भी रख सकता है, क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी आ सकता है, ये नहीं कि यही हो। तो मैथमेटिक रीजनिंग भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है, वेन आरे के हो सकते हैं, दर्पण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रीजनिंग के अंदर। तो आपको मैंने इसमें
जो हमारी जो अगली इससे बाद ये क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद तीसरी क्लास रहेगी, इसी के अंदर आगे पढ़ेंगे। उसमें मैंने हर ग्रुप के कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन डाले हैं, 3-3 क्वेश्चन डाले हैं, जैसे घड़ी के, जल के और वेन आरेख के, क्षेत्रफल मतलब प्रतिबिंब वाले, और श्रृंखला के, अल्फ़ाबेट के आदि के 3-3 4-4 क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस रहेगी, तो इसमें बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि एक जो समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, इसकी जो दो समांतर भुजाएं में 10 सेमी का अंतर है। कितना? 10 सेमी का अंतर। और ऊंचाई है, ये ऊंचाई 15 मीटर। ठीक है। अब समलंब है तो समलंब में एक भुजा लंबी होती है, इस प्रकार समलंब होता है। ऊंचाई 15 दे रखी है, तो क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास टोटल 450 वर्ग सेमी में दे रखा है। ठीक है। भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। माना कि हमारे पास एक भुजा है x, छोटी वाली भुजा हमने मान ली x है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, क्योंकि अंतर कितना रहे 10x का। यदि हमारे पास छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी x + 10। ठीक है। यदि हम x बड़ी भुजा मानते तो छोटी भुजा क्या लिखते, x - 10 लिखते। अब जो समलंब जैसे बता रहा है वैसे हल करना है। समलंब का सूत्र होता है कि 1/2 इंटू दोनों भुजाएं, जैसे कि ये मान लो a है और ये b भुजा है और ये हाइट है। ठीक है। तो दोनों भुजाओं का योग यानी कि जो समांतर भुजाएं उनका योग यानी कि टोटल a + b, ये फॉर्मूला है a + b × h यानी कि हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको जमा लेते हैं जैसे क्वेश्चन के अनुसार मैंने लिख दिया। दोनों भुजाओं का योग कर लेते हैं यहाँ पे x + 10, ये लीजिए लिख लिया, और हाइट है हमारे पास 15। ये क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, और उसमें जमा लिया। और हमें दे रखा है 450 इसका क्षेत्रफल भी। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते पूरे समीकरण को। जैसे कि यहाँ पे आधे से 15 को काट देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 7.5 बच जाएगा। ठीक है। ये लीजिए 7.5 बच गए। यहाँ पे x कितने हो गए, 2x हो गया, 2x हो गया, प्लस यहाँ पे 10, और अब मल्टीप्लाई 7.5 यानी कि 7.5। इसके बाद में ये आगे की समीकरण है। अब इसको 7.5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7.5 यहाँ हो गए 14x प्लस, और 7.5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गए 75। ठीक है। आगे देख ली 450। अब ये वाली संख्या इधर चली जाएगी तो माइनस, यानी कि 450 में से 75 माइनस करेंगे, और उसके बाद 14 को नीचे डिवाइड में भेजेंगे, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो x का मान बराबर 450 में से 75 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 375। 375 बचे, 375 डिवाइड 14, सॉरी यहाँ पे 14 नहीं, यहाँ पे 15 आएगा, क्योंकि 7.5 कितने होते हैं, 15 होते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को पूरा गलत बना देती। ठीक है। 375 हो गया। अब इससे डिवाइड करते हैं इनको, तो 15 दूआ 30 और 15 पंजे 75, यानी कि x का मान हमारे पास 25 आ गया। अब इसमें 10 प्लस करोगे तो 35 आपकी बड़ी भुजा का मान आ जाएगा। 25 और 35 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ये है बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए मजबूर करेगा। अगले क्वेश्चन पे जिसको मैथमेटिक्स आती है
वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, और ये शब्द जाल वाला क्वेश्चन है, यानी कि एनालॉग वाला, एनाग्राम वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इससे पूर्व की क्लास में मैंने वो भी डाला था एनवायरनमेंट का। अब आया है टीचिंग, यानी कि एनाग्राम का मतलब होता है ऐसा शब्द बनाइए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, ये होता है शब्द जाल। जो टीचिंग शब्द है, इससे नया शब्द कौन सा बन सकता है? तो देखें तो हेट चिंग कोई शब्द नहीं होता है। चीटिंग होता है, बिल्कुल ही सही बात है। टीचिंग ये तो दे ही रखा है, तो इसको तो कोई मतलब नहीं है। इट चिंगन ये भी नहीं है, तो कौन सा बना हमारे पास? बी वाले ऑप्शन का, चीटिंग। तो ये टीचिंग वाला तो इसमें ऑप्शन में डाल दिया, लेकिन होना नहीं चाहिए था, तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे, और अन्य क्लासों के लिए आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सी क्लास आगे करनी है और देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि दे रखा है कि अगर किसी कोड में फ्लावर को GMPXFS के रूप में लिखा जाता है, तो गार्डन को किस रूप में लिखा जाएगा? गार्डन की पूछा है। अब फ्लावर को और GMF को देख लेते हैं अंतर। यहाँ से यहाँ पर चलते हैं तो GF 1+ हो रहा है, L और M पे चलते हैं तो यहाँ पे भी 1+ हो रहा है। ठीक है, अब हमें 2 अंक तो पता हो गया, तो यहाँ पे जब G के बाद में H आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। A के बाद में 1+ करेंगे तो A के बाद में B आना चाहिए। ठीक है, तो HB सब में आ रहा है। नेक्स्ट पीछे वाले अंक को देखते हैं, यानी कि थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ पे OP, तो यहाँ पे 1+ आ रहा है, तो RS तीनों में आ रहा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन कट हो गया। WX, तो WX तो DE आना चाहिए एस के बाद में। E किस में आ रहा है? ये वाला कट गया। E इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अब अगला लास्ट वाला NO, लास्ट वाला देख लीजिए, NO आना चाहिए, तो NO किस में आ रहा है? ए वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें यह भी हो सकता है कि आगे जाते बीच में करेक्शन, मतलब +1 की जगह 2 भी कर सकते हैं, इसलिए पूरी सीरीज को ध्यान से समझना है, उसी के बाद में सोल्व करना है। जल्दबाजी में लास्ट में जाते जाते आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप थोड़ा संतुष्ट, जब तक पूरी श्रृंखला को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको टिक मार्क लगाना नहीं है। यानी कि ई के बाद में एफ आ रहा है, 1+ हो रहा है, और आर के बाद में एस आ रहा है, ये भी 1+ है, यानी कि सारी श्रृंखला में 1+ हो रहा है, तभी आपको अगली श्रृंखला को ध्यान से टिक करना है। लास्ट में आपकी गलती 1 नंबर खो देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जो एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए। अगली क्लासें हमारी जीके की रहेगी, शिक्षण अभिरुचि की रहेगी और हिंदी की रहेगी। तो क्या है कि मैटर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एक क्लास रोज़ की लेता हूँ, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का, और वीडियो को लाइक से ज़रूर करते रहें। बहुत ही शानदार क्लास रहती है हमारी। इससे पूर्व की मैंने 2 क्लासें लाइव डाली थी, और क्या है कि लाइव लाइन जब तक नहीं होता है कनेक्शन, तब तक लाइव चलाना बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाती है क्लास को, इसलिए मैंने अब ऑफलाइन कर दिया है। रिकॉर्डेड आपके लिए क्लासें भेजूँगा, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डेड में भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मैटर वही है जो मैं लाइव में बताता हूँ आपको। बस ये है कि लाइव में आपस में चर्चा होती रहती है, साथ के साथ कमेंट देखे जाते हैं, चैटिंग होती रहती है, बस ये है। वैसे मैं भी बाद में भी कमेंट देखता हूँ, अपलोड करने के बाद में सभी के कमेंट के जवाब भी देता हूँ।
अब आइए इस श्रृंखला को देखिए कि यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो +3 होता है, ठीक है। फिर 4 से 9 पे चलते हैं तो +5 होते हैं। फिर 9 से 16 पे चलते हैं तो +7 होते हैं। 16 से 25 पे चल रहे हैं तो यानी कि यहाँ देखो 3, 5, 7, अगला पद आएगा 9 का, बिल्कुल सही बात है। और 9 के बाद में जो अगला पद आएगा 11, यानी कि यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 ये अभाज्य संख्याएं ऐड हो रही है। तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, 25 में 11 प्लस करोगे तो यानी कि 36 आपका ऑप्शन यहाँ पे 36 आएगा जब ऐड करोगे 11 को। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बीएड में पूछे जाते हैं और जिन साथी के द्वारा डीएलएड की जा रही है उनके भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा ये है कि उसमें परछाई वाले और जो वृत्त वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो वो चित्र वाले क्वेश्चन हैं, उनको तो आपको ध्यान से समझना है। 4 सेट दिए जाते हैं और एक प्रश्न आकृति दी जाती है। प्रश्न आकृति वाले वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको आप सोल्व करते हैं। बाद में भी यहाँ भी क्लास में भी लाता रहूँगा इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया रिलेशन संबंधित क्वेश्चन है। अमन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। अब जैसे प्रश्न करा है उसको वैसे ही करेंगे सवाल। इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। तो लड़की और अमन की कौन लगती है ये बताना है। जैसे कि लड़की, ये लड़की है, ये लड़की है ना, ठीक है। अब ये लड़का है अमन, ये हेयर स्टाइल वाला, अच्छी स्टाइल वाला लड़का है ये अमन। अब ये इसकी तरफ, लड़की की तरफ इशारा करते हुए करा है कि वह मेरे पिता, यानी कि अमन के ये पिताजी हैं। पी का मतलब पिता, यहाँ पे लिख दें पिता। अमन के पिता के इकलौते बेटे, अमन के पिता, पिता का इकलौता बेटा कौन हो गया, बेटे की लड़की है। अमन के पिता के इकलौते बेटे, यानी कि खुद अमन, खुद अमन आ गया इसमें। इकलौते बेटे का मतलब खुद अमन। तो लड़की है तो अमन की कौन लगी, या अमन की भी तो बेटी लगी, यानी कि डॉटर है ये अमन की। कौन है, अमन की डॉटर। डी ऑप्शन करेक्ट। जल्दी से कमेंट जरूर करें, जो भी क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लॉक वाला क्वेश्चन है। एक घड़ी 3:15 का समय दिखा रही है। घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पूछा गया है कि 3:15 का समय दिखा रही है तो घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात करना है। जब तक आपको कोण की जानकारी नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी घड़ी है और घड़ी में शुरुआत में दोनों सुइयां मान लो यहाँ पे 12 पे है, 12 पे दोनों सुइयां, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, छोटी सुई और बड़ी सुई, ये दोनों ही 12 पे हैं। 3:15 यानी कि 3 कहाँ बजते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब 15 पे यहाँ पे आने पर सुइयों में, यानी कि कौन सी सुई किस पे आएगी ये पता नहीं है, लेकिन 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच में हमें कोण ज्ञात करना है। यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बना। आइए इसको सोल्व करते हैं। मिनट की सुई के बारे में बता देता हूँ कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में 6 डिग्री। अभी 6 डिग्री कहाँ से आया इसके बारे में बताता हूँ। देखिए 6 डिग्री का मतलब है 360, टोटल सर्कल होता है हमारे पास 360 डिग्री का, ठीक है।
और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं एक चक्कर में। तो अब जब मिनट की सुई चलेगी तो वो कितने डिग्री सरकेगी? 1 मिनट में 6 डिग्री सरकेगी और 60 मिनट में पूरा चक्कर 360 डिग्री का लगा देगी। अब घंटे की बात करें तो घंटे की 1 घंटे में जो चलती है घंटे की सुई वो कितनी चलती है? आधा क्या 30 डिग्री चलती है, आधा नहीं 30 डिग्री चलती है 1 घंटे में 30 डिग्री। तो घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई लिख देता हूँ यहाँ पे, सुई, घंटे की सुई मिनट में, अब मिनट की बात करें, घंटे की सुई मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, यहाँ पे 1 हटा देते, घंटे की सुई 1 मिनट में वो चलेगी आधा डिग्री। आधा डिग्री क्यों? देखिए, यदि 1 घंटे में 30 चलती है, 30 डिग्री चलती है 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब हम इसको 60 को डिवाइड करते हैं तो आधा डिग्री प्राप्त होता है। ये छोटी छोटी जानकारी आपको याद होना चाहिए। तो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। अब ये तो मैंने समझा दिया। अब हम सोल्व करते हैं सवाल को। तो 3 15 यानी कि 12 से जब दोनों सुइयाँ चलेगी तो 3 घंटा 15 मिनट। तो पहले छोटी सुई का निकाल लेते हैं, छोटी सुई वाले का, यानी कि ये छोटी सुई है, मान लो ये चल रही है, ठीक है, ये चलते चलते यहाँ पे आएगी तो कहाँ पे रहेगी? छोटी सुई। तो 3 घंटे में तो 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 90 और 15 मिनट का और निकालते हैं तो 15 मिनट में 7.5, तो 90 और 7.5 कितने होंगे? 97, 97.5 डिग्री छोटी सुई चलेगी। ओके, अब मिनट वाली सुई की बात करें, यानी कि छोटी का मतलब घंटे वाली सुई निकाला हमने। अब मिनट वाली सुई का निकालते हैं। तो जब 12 से स्टार्ट होगी मिनट वाली तो 15 मिनट में 15 मिनट चलेगी, वो 100 पे बताएगी तो 15 मिनट चलेगी। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 × 15, यानी कि 6 × 15 60, 90, 6 15 90 डिग्री कोण बनेगा, यानी कि 90 डिग्री आएगा। बिल्कुल जैसे यहाँ से चल के यहाँ पे आएगी तो 90 डिग्री पे आ जाएगी। और जो हमारी जो छोटी वाली नन्ही सी सुई है वह यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ा सा खिसकेगी, यानी कि 97.5 डिग्री पे पहुँचेगी। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना। तो ये बना हमारे पास 7.5 डिग्री का कोण। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये था बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन और समझने वाला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। श्रृंखला को देखना है, समझना है। 121 पता है आपको, 11 का वर्ग होती है। 144 12 का वर्ग होती है। 169 13 का वर्ग होती है। 12 का, 13 का और 11 का। 196 ये 14 का वर्ग होती है। करके देख लीजिए। कैलकुलेशन करना तो सभी को आता है, तो करके देखिए। 196 आता है, लेकिन आगे देखें तो 205 15 का वर्ग नहीं होता है। तो 15 का वर्ग क्या होता है? 225। देखिए, करके देखिए, जो 15 का वर्ग है वह 225 होता है, ना कि 205। तो यहाँ पे पूछा है कि विषम संख्या यानी कि इनमें से कौन सी अलग है, तो वो आ जाएगी हमारे पास डी वाले ऑप्शन में। तो ये थी पिछली वाली क्लास के हमारे क्वेश्चन जो शेष रह गए थे। आगे चलते
नेक्स्ट हमारी जो क्लास है प्रैक्टिस सेट 3 पे, इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक संख्या 4 से गुणा किया जाए और फिर उसमें 5 जोड़ा जाए तो परिणाम 37 आता है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है अगली हमारी क्लास नंबर 3 का, कि एक संख्या है जैसे कि x, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 5 प्लस करें तो हमारे पास 37 आ जाता है। ठीक है, ये लीजिए 37 आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो वह संख्या क्या है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हो गया 4x और ये 5 को इधर भेजते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 37 में से 5 माइनस किया और फिर ये जो इधर वाले 4 है ये 32 से डिवाइड कर देंगे, 32 को डिवाइड कर देंगे इनसे, तो ये कितनी बार कटें, 4 के पहाड़े में ये आते हैं 8 बार, 8 चुके 32, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगी, x बराबर 8। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्लास को शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जो भी साथी हैं आपके पढ़ने वाले आपके साथ, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 3 और 2x प्लस 12 हो तो x का मान ज्ञात करना है। जैसे इससे पूर्व वाला सवाल बस वैसे ही है, केवल आपको समझना है कैसे सोल्व करना है। 5x माइनस 3 बराबर इक्वल 2x प्लस 12। देखो अंकों के साथ सेट करिए, यानी कि माइनस के 3 हैं तो 12 के पास आते प्लस के हो जाएंगे और इधर वाले x वाले अंक x के पास भेजेंगे तो 5x में से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x बचा। ठीक है, और जब हम 3 को 12 के पास बेचेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 15। अब इस 3 को इसके नीचे सेट कर दीजिए, यानी कि ये इनटू में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाते हैं तो भाग में चले जाते हैं, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 5। पूछा यही है x का मान क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है और उस वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 960, 1000, 1020 या 1100। चलिए सवाल को हल कीजिए, आप भी कोशिश करें ऐसे सवालों को हल करने की। लाभ आने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कंपटीशन के अनुसार आ सकते हैं, रीजनिंग में भी आ सकते हैं, किस प्रकार से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट दे रखा है 20% का। अब इसका लाभ आने का जो फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट बराबर जो भी लाभ प्राप्त होता है, लाभ इंटू 100 बटा कॉस्ट प्राइस। और इसका जो कॉस्ट प्राइस निकालने का मतलब सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का, ये होता है कि विक्रय मूल्य मल्टीपल 100 बटे जितना लाभ हुआ या हानि हुई उसमें 100 प्लस कर दीजिए तो ये 120 आ जाएगा। मतलब जितना भी लाभ और हानि हुई है, लाभ हुआ तो प्लस कर दीजिए, हानि हुई तो माइनस कर दीजिए, तो नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से माइनस किया, कट किया और कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमारे पास 1200 रुपये थी, तो एसपी के स्थान पे हम 1200 लिख सकते हैं। 10 से 10 कटेगी, 12 से ये 1200 कटे 100 बार। ठीक है, 100 बार
100 बार कटा और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू 10 तो 1000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। जैसे कॉस्ट प्राइस आई है, यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगी। जैसे लाभ हानि यहाँ पे दिया है, इसको क्या करेंगे हम कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि एस पी बराबर 100 प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है कि लाभ हानि आ जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लाभ है तो लाभ, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, यानी कि x का मान लिख के नीचे कॉस्ट प्राइस लिखिए और इनटू 100, इस प्रकार आप जमा सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, एक जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती है, तो 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। चाल बराबर दूरी बटा समय है इसका फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय के स्थान पे समय रखिए और दूरी के स्थान पे दूरी। तो पता है दूरी कितनी है 180 किलोमीटर, ठीक है, और समय दे रखा है कुछ भी नहीं, तो टी ज्ञात ही करना है, और चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और यहाँ पे आवर में ही पूछा है, मिनट में नहीं पूछा, तो आवर में ही ज्ञात करना है। अब टी ज्ञात करना है तो टी इधर आ जाएगा और 60 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 180 को 60 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। कहाँ पे आ रहा है, सी ऑप्शन में, ये लीजिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा, लॉजिकल है। यदि सभी फूल लाल होते हैं, सभी फूल लाल होते हैं और सभी लाल फूल सुंदर भी होते हैं, सभी फूलों की बात कर रहा है कि फूल यानी कि फ्लावर, सभी फ्लावर, सभी गुलाब की बात कर रहा है कि सभी जो ये गुलाब है ये क्या है, सभी गुलाब लाल हैं, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा ये गुलाब तो अंदर हो गए और ये बाहर वाला हिस्सा लाल हो गया। सभी गुलाब क्या है, लाल है, ये लाल, ठीक है, और सभी जो लाल, ये जो सभी लाल वो क्या है, सुंदर है। सभी लाल क्या है, ये जो लाल है ये वाली लाइन क्या है, लाल की है, तो सभी लाल क्या है, सुंदर है। सुंदर का मतलब जो अच्छे लगने वाले, तो सभी लाल क्या है, सुंदर है, सुंदर, सभी लाल क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। अब इस पे आ जाइए ऑप्शन पे, सभी गुलाब सुंदर है, अंदर वाली चीज़ क्या सुंदर है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि गुलाब अंदर के हैं, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए, कुछ गुलाब सुंदर नहीं होते हैं, ये गलत, ऐसा नहीं है, जो गुलाब है वो तो अंदर बैठा हुआ है, और यदि आपसे पूछा जाए कि लाल भी है, सभी सुंदर फूल गुलाब है, सभी सुंदर फूल गुलाब है, ये नहीं, सभी फूल सुंदर मतलब गुलाब नहीं हो सकते, सभी सुंदर फूल गुलाब, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है सभी गुलाब लाल हो सकते हैं लेकिन फूल नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो मैंने पहले ही लगा दिया। इस प्रकार के सवालों को डायग्राम से सॉल्व करें तो बहुत ही शानदार रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक घड़ी में 2:30 का टाइम है, 2:30 का टाइम है, घड़ी की छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच का कोण क्या है। जैसे इससे पूर्व का मैंने सवाल बताया कि 3:15 का, यानी कि घड़ी के सवालों को आपको अच्छी तरह से कर लेना है, समझ लेना है।
तो मैंने बताया कि जैसे कि घंटे वाली सुई, 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई है वह 30 डिग्री चलती है, और मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री, और ये 30 डिग्री। क्वेश्चन के अनुसार 2:30 यानी कि 2.5 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलेगी? तो 2 घंटे में 60 और आधे घंटे में 15 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 60 15 का 75 डिग्री चलेगी घंटे वाली सुई। तो ठीक है, अब 2 घंटे यानी कि 30 यानी कि 12 से चल के 30 मिनट, तो मिनट की सुई 30 मिनट में कितना चलेगी? तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, 180 डिग्री। कितना चलेगी? 180 डिग्री। तो इनके बीच में कोण कितना बना? तो 75, और इनके बीच में तो 75 को माइनस कर देते हैं 180 से, तो हमारे पास बचा 105 डिग्री। तो दोनों सुइयों के बीच में बनेगा 105 डिग्री का कोण। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें, और जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको उसको सॉल्व करना है और कमेंट करना है कि कौन सा आंसर आएगा। जैसे आप ये चीज़ करना सीखोगे तो आपको क्वेश्चन हल करना आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक आदमी 6 बजे अपने घर से बाहर जाता है, वो पहले उत्तर दिशा में चलता है। ये घर है पहले वो, और इसका ये लेफ्ट और ये राइट, ये जरूर लिख लीजिए। उत्तर दिशा में चलता है 3 किलोमीटर, यानी कि ये उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। फिर 90 डिग्री दाएं ओर यानी कि राइट तरफ कितना 90 डिग्री घूमता है, और फिर 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि 4 किलोमीटर चलता है। फिर 90 डिग्री बाएं यानी कि उसका ये लेफ्ट और ये ये राइट और ये लेफ्ट, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर चलता है। वो अब कहाँ है, यानी कि कहाँ है, यानी कि उसके जो प्रारंभिक स्थान से देखें तो ये इस दिशा में है, उत्तर पूर्व में, वैसे उत्तर पूर्व है। तो 3 तो ये और 3 ये, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में, यानी कि उसका मुंह किधर है? उत्तर दिशा की तरफ। तो आंसर हमारा 6 किलोमीटर उत्तर में। यदि यहाँ पे उत्तर पूर्व आता वो भी राइट होता, आपका क्वेश्चन उत्तर पूर्वी मान्य होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि ए बराबर बी, बी बराबर सी है, तो ए सी का क्या अर्थ है? जैसे दे रखा है कि ए के बराबर बी, बी के बराबर सी, तो आपको पता है कि ए बराबर पहले से दे दिया उन्हें बी, ठीक है, और बी बराबर सी, तो बी से बी कट जाएगा तो ए बराबर सी आ जाएगा, ए बराबर सी आएगा, बिल्कुल सही है। ए और सी बराबर होंगे, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसे कि मिरर का जल प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कि यदि आपको मिरर में देखना है तो इस प्रकार, जल का बता रहा हूँ, मिरर को आप मतलब ये शब्द है मिरर या दर्पण में, जब इसको देखोगे किधर भी रखो, यदि इधर दर्पण रखा है तो इधर ही इसकी परछाई बनेगी, ठीक है। तो ये जो आर है, आर का मुंह कैसे रहेगा? आर का मुंह इस प्रकार रहेगा जैसे वो बन रहा है, इधर से देखोगे तो, यहाँ पे मैं गलत बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे हाँ ठीक है, जैसे ही इसका आर है तो इसका जो पैर है ये इस प्रकार रहेगा, यूँ वो वैसा ही रहेगा। फिर वापस आर बनेगा तो आर का मुंह इधर रहेगा, ठीक है। और फिर आई, 2 आर है तो दोनों आर का इधर मुंह रहेगा। ये क्या है पूछा गया? जल प्रतिबिंब, सॉरी जल प्रतिबिंब पूछा है, ये मिरर नहीं जल। क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे।
जल दिया है तो जल में कैसा बनेगा ये दिखना है। जल प्रतिबिंब यानी कि नीचे, ये m के नीचे m इस प्रकार जमेगा, I के स्थान पे I आ जाएगा, R के स्थान पे R आ जाएगा, इस प्रकार यूँ करके यूँ, जैसे कि यहाँ पे बन रहा है वैसे बनेगा। O के स्थान पे O और R के स्थान पे R, ऐसे दिखेगा। ऑप्शन किस में आ रहा है? ये ऑप्शन आ रहा है हमारे डी वाले में या आर वाले में, मतलब सी वाले में। कौन से वाले में आ रहा है? ये आ रहा है हमारे पास डी वाले में। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए RORRIM, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पूछा है जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि संख्या का आया है। अब संख्या, जल में 8 का नीचे का मुंह थोड़ा चौड़ा होता है तो 8, 6 देखेंगे तो जो 6 का गोला नीचे और ये ऐसे पूंछड़ी रहेगी। 9 की देखेंगे तो 9 का पूंछड़ा ऐसे रहेगा ये, और 1 को देखोगे तो 1 का जो नीचे वाला हिस्सा ऐसे रहेगा, ऐसे मुड़ा रहेगा। तो ये वाला प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है आपको? 8, 6, 9, यानी कि डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो प्रतिबिंब को ध्यान से देखना है, एक एक अक्षर को मिलान करना है। अगर आपने एक अक्षर भी ध्यान से नहीं देखा तो 1 नंबर कट जाएगा बहुत ही सीधे क्वेश्चनों में। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। अब आता है टाइम वाला, कि टाइम जैसे कि 5:45 का टाइम है तो उसको जल प्रतिबिंब में सुइयाँ देखने पर कैसी दिखेंगी, यानी कि वो कैसी दिखेगी, कितने बजे आएगी जल में देखने पर। जब जल वाला क्वेश्चन दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है जो भी पूछे 23 घंटे और 60 मिनट में से आपको घटा देना है जल वाले में। किसमें? जल वाले क्वेश्चनों में टाइम पूछा जाए। तो हमारे पास 5:45 का टाइम है, घटा दीजिए, बहुत ही सीधा आसान है। यहाँ पे बच्चा 60 में से 45 गया तो 15, 23 में से 5 गए तो यहाँ पे बचा हमारे पास 18:15। 18:15 पे कितने बजते हैं? 6:15 होते हैं। 18 पे कितना होते हैं? 6:15, यानी कि कितना टाइम होगा? 6:15 का। 6:15 का ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वाटर वाला। वाटर को ही जल प्रतिबिंब में क्या लिखा रहेगा, मतलब कैसे लिखा रहेगा जल में, ये देखना है कैसे लिखा रहेगा। आइए इसको देखते हैं। जो W है इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ रहेगा, इसको यहाँ ये वाले को बनाते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। इसको जैसे कि यहाँ पे ये जल है, नीचे पानी भरा है ये, अब इसको देख रहे हैं हम पानी में, ठीक है। पानी में ये हमारे पास ये पानी है, ये पानी भरा है। अब इसके अंदर देख रहे हैं हम, तो इसमें ये वाटर कैसे दिखेगा? इसका जो नीचे वाला हिस्सा इस प्रकार रहेगा, ऐसे। ए का जो पैर है वैसे कैसे रहेंगे? यूँ, जैसे हैं वैसे पैर रहेंगे। टी का हिस्सा नीचे ऐसा रहेगा, ऊपर ये चौड़ा रहेगा, नीचे छोटा सा रहेगा हिस्सा। ई जैसा है वैसा ही रहेगा, इधर मुंह, और आर ऐसे बनेगा इस प्रकार। तो ये वाटर का हिस्सा किस में आ रहा है? ये तो है ही नहीं, इसमें भी छोटा है, टी आ रहा है, ये तो होगा ही नहीं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉक्स का दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। अब आए दर्पण वाले, पहले जल वाले पूछ रहे थे, तो जल और दर्पण वाले क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से करना है, एक एक अक्षर को। अगर अक्षर वाले हैं तो उनको ध्यान से समझना है। अब दर्पण की बात करें तो ये बॉक्स हैं, ठीक है।
अगर इधर रखते हो दर्पण इधर बनाते हो, दर्पण इधर रखा है तो x यहाँ पे रहेगा, O यहाँ पे आएगा और जो B है वो यहाँ पे बनेगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा ये से बनेगा। ठीक है। और यदि दर्पण उसके बाएं ओर, ये दाएं ओर रखा, अब दर्पण यदि इधर रखा है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे, तो अब कैसे बनेगा, तो B का हिस्सा इधर आ जाएगा यूँ, और O यहाँ पे आ जाएगा और X यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, XOB तो आ रहा है, लेकिन B का हिस्सा वैसा का वैसा ही है। XO ये भी नहीं है, XOB ये भी, इसमें भी वैसा का वैसे आ रहा है, B सेम है, तो दोनों काट दो इनको। तो बचा कौन सा, BOX आ रहा है क्या, XOB ये वाला ऑप्शन आना चाहिए था इसमें। यदि हम इसको यहाँ पे डालते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पहले B आना चाहिए था, BO और X बाएं तरफ रखते हैं, तो ये इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाता है, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है टाइपिंग, तो BOX ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, D वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये भी दर्पण वाला ही है, आइए इसको देखते हैं। अब इसमें दर्पण ये नहीं दे रखा है कि किधर रखना है, तो हम इधर रख के देख लेते हैं कि क्या बनेगा दर्पण में। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो 3 से स्टार्टिंग हो रही है, 3 नंबर से, तो यदि 3 इधर है तो 3 का मुंह यूँ बनेगा, फिर 1, फिर 7, फिर 2, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, C वाले ऑप्शन में आ रहा है ऐसा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि 3:15 को दर्पण में देखा जाता है तो कितने टाइम होगा। ये पहले से पूर्व वाला आता है जल वाला, अब आया है दर्पण वाला। तो दर्पण में यदि सवाल पूछा जाए दर्पण से, तो 11:60 से माइनस करना है, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा 11:60 से। तो 3:15 माइनस करिए, 60 में से 15 गया तो 45, और इधर 11 में से 3 गया तो 8:45 हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेफ्ट का दर्पण प्रतिबिंब। लेफ्ट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि लेफ्ट में इधर दर्पण लगाते हैं, तो T पास में बनेगा, उसके बाद F का मुंह बनेगा, ऐसे दिखेगा F, फिर E भी ऐसा दिखेगा, और फिर L भी ऐसा दिखेगा। तो ये T F L किस में आ रहा है, C वाले ऑप्शन में हमारा ये आ रहा है। दिख रहा है आपको, नहीं, T F E L बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को ज़रूर लाइक से ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिशा संबंधित। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये ज्ञात करना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे हल करना है। एक आदमी है, ये इसका लेफ्ट और इसका राइट। यहाँ से वह उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर उत्तर में, यहाँ पे नॉर्थ है ऊपर की तरफ, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, ये लेफ्ट। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यहाँ से दक्षिण यानी कि ये साउथ नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से वह नीचे की तरफ आके 5 किलोमीटर आता है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान यानी कि यहाँ से किस दिशा में है, किस दिशा में, पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ, और वो भी 3 किलोमीटर दूर। तो पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर दूर, ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, रवि अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर फिर गया और फिर दाएं मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर गया। अब वह किस दिशा में देख रहा है, दिशा बतानी है। तो घर से पूर्व की ओर, घर से पूर्व की ओर की बात कर रहा है। तो मान लो उसका घर यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट और ये राइट। अब वो पूर्व की तरफ चलता है 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है यानी कि राइट साइड की तरफ दाएं मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर 4 किलोमीटर गया, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया और फिर वापस दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर गया। अब वो किस दिशा में है, यहाँ से शुरू हुआ तो उसका मुंह किस दिशा में है ये बताना है, पश्चिम में। तो यहाँ पे पश्चिम, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चली, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही हमें आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे ही हमें आगे सॉल्व करना है कि पहले वह एक लड़की है जो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, यानी कि ये यहाँ पे लड़की है और दक्षिण की ओर चलती है, ये दक्षिण दिशा, और वह 10 किलोमीटर चलती है। उसका ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब आगे चलिए, उसके बाद वह दाएं मुड़कर, दाएं यानी कि इधर मुड़िए, फिर 6 किलोमीटर चलती है और फिर वापस बाएं, उसका ये राइट और ये लेफ्ट, तो ये बाएं मुड़ी और वो 3 किलोमीटर चली। अब वो कहाँ है, 3 किलोमीटर चली, अब वो कहाँ है, ये पता करना है हमें, वो कहाँ है। तो वह है 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ, यहाँ से किधर है वो, 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में 10 किलोमीटर, दक्षिण में 10 किलोमीटर,
3 कम करेंगे तो 7 सॉरी 7, यहाँ पे 7 आना चाहिए था। 7 किलोमीटर दक्षिण में और 6 किलोमीटर पूर्व में। ए वाला ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है, इस तरफ है, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ उसका मुंह है। अब वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि ये 90 और 90 और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर घूमता है, यहाँ से यहाँ चक्कर लगाता है 135 डिग्री। अब वो कौन सी दिशा में है? 90 और यहाँ पे 35, तो वो कौन सी दिशा जाएगी? क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है और यहाँ 135, तो ये वाली दिशा क्या होगी? ये ईस्ट और ये साउथ, इन दोनों के बीच की साउथ ईस्ट हो जाएगी। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व ये वाली हो जाएगी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है। व्यक्ति क्या करे? चित्र की तरफ इशारा कर रहा है। ये वाला चित्र है किसी का, ठीक है। अब एक व्यक्ति इसकी तरफ, ये एक व्यक्ति है, आदमी है, और वह इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वह मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ। अब इस व्यक्ति की माँ के इकलौते बेटे, माँ के इकलौते बेटे कौन हो गया? स्वयं व्यक्ति हो गया। कि पत्नी कौन हो गई? पत्नी, इसकी पत्नी, ये पत्नी का बेटा है। ये चित्र कौन है? पत्नी का बेटा, यानी कि उसका भी क्या हो गया? बेटा। इसका भी क्या हो गया? बेटा। उसकी पत्नी का बेटा है तो उसका भी क्या हो जाएगा? बेटा, यानी कि सन। ए वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, आइए इसको समझते हैं। ए बी का भाई है और सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और डी बी से किस प्रकार संबंधित है। आइए इसको जमा लेते हैं। ए बी का भाई है, तो ये कौन हो गया? ये भाई है, ये भाई बी का भाई है, ये, और एक बी का भाई है, तो बी बहन भी हो सकती है या भाई भी हो सकती है, नहीं निश्चित नहीं है। और सी ए की माँ है, जो सी है वह, ये कौन है? ये माँ है ए की। ए की माँ है तो बी की भी क्या हो जाएगी? ये माँ हो जाएगी, दोनों की माँ हो गई, ठीक है। डी सी का पिता है, डी कौन है? ये डी सी का पिता है, डी सी का पिता हो गया। तो आगे देखिए, डी और बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि इसका और डी का संबंध क्या होगा? दादा का, दादा नाना का, मतलब ये हो गया ग्रैंड फादर, क्योंकि माँ है और डी सी का पिता है। डी क्या है? सी का पिता है, सी का पिता है डी, तो ये या तो दादा या नाना, दोनों ही, यानी कि ग्रैंड फादर ही माने जाएंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नाना भी बोल सकते हैं इसको, दादा या नाना, अपन नाना कहते हैं तो नाना ही रहेगा इसमें आंसर, क्योंकि माँ का पिता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए कहता है कि बी मेरे भाई की पत्नी की माँ की इकलौती बेटी है। बी कौन है? मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी की
बेटी है, माँ की इकलौती बेटी है। तो बी और ए का संबंध क्या है? ए, जो ए है और वो बी से कहता है, किससे? बी से कहता है कि मेरे भाई, यानी कि मेरे भाई, ये मेरा भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की माँ, पत्नी की माँ यानी कि बी की सास की इकलौती बेटी है। ये जो बी है, बेटी है यानी कि खुद यही पत्नी ही, बी कौन है? ये पत्नी है। तो बी और ए का संबंध क्या है? देवर भाभी का। क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई की पत्नी क्या हो गई? भाभी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम श्याम का भाई और श्याम रीता का पिता है। रीता गीता की बहन है, तो राम और गीता से कैसे संबंधित है? वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए। हमारा इस क्लास का 24 वाला क्वेश्चन है, राम श्याम का भाई, राम कौन है? श्याम का भाई। ये राम श्याम का क्या है? भाई है, और श्याम रीता का पिता है। श्याम कौन है? रीता का पिता। ये रीता का क्या है? पिता है, श्याम। तो रीता का पिता है श्याम, तो ये कौन हो गया? चाचा हो गया इसका। कौन होगा? राम क्या होगा? चाचा रीता का। तो राम और गीता का संबंध क्या है? आगे देखिए। पहले रीता गीता की बहन है। रीता कौन है? गीता की बहन है, तो ये इसका भी तो चाचा हुआ। गीता का भी राम क्या होगा? चाचा। तो हमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे रीता का चाचा है तो गीता का भी चाचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइव में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, इसलिए ऑफलाइन ही अच्छा है। आपके कमेंट ज़रूर देखता हूँ मैं लास्ट में वीडियो के बाद भी। एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 12वें स्थान पे, ये बायां छोर से 12वें स्थान पे बैठा हुआ है, और दाएं छोर से 9वें स्थान पे, यानी कि ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट, 9वें स्थान पे। तो पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं? तो 12 लेफ्ट राइट प्लस माइनस 1 कर देते हैं, तो 12 9 का हो गया 21, और इसमें से 1 माइनस करेंगे, यानी कि एक सदस्य 2 बार नहीं जुड़ता है, यानी कि वही व्यक्ति 12वें स्थान पे, वही 9वें स्थान पे, तो इसलिए -1 कर देते हैं लेफ्ट राइट को जोड़ के। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन आते हैं लेकिन करने में दिक्कत आती है यदि आपने क्वेश्चन को नहीं समझा तो। एक कक्षा में रवि 7वें स्थान पर है। रवि की रैंकिंग कितनी? 7 स्थान, यानी कि ये 7 स्थान रैंकिंग है। ये ऊपर से गिना जाए तो, किधर से? ऊपर से चले तो उसकी रैंक 7वें स्थान पे है, और नीचे से 28वें स्थान पे है, और नीचे से स्टार्टिंग करें तो उसकी रैंकिंग कितनी है? 28 नंबर पे है, 28 नंबर पे है। तो कुल कक्षा में कितने छात्र है? तो अप और डाउन के प्लस कर दीजिए, यानी कि 7 और 28 हो गए टोटल 35। इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास 34 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। जो साथी नए आए और उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए। एमपी बोर्ड की क्लास हमारी लगातार चलती रहेगी यदि आप लोगों के द्वारा सहयोग किया गया है तो। एक पंक्ति में श्वेता बाएं ओर से 14वें स्थान पे है, वही दाएं ओर से 9वें स्थान पर, तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे?
इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाएं और बाएं ओर से दोनों तरफ दिया है, लेफ्ट और राइट। राइट इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कीजिए, बहुत ही सीधा क्वेश्चन है, एक चुटकी में सवाल कर सकते हैं। 9 और 14 में से प्लस करेंगे तो हो गया 23 और 23 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि एक आदमी डबल बार नहीं ऐड होता है, इसलिए हमारे पास 22 आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन सोल्व जब भी होते हैं जब बार बार आप उनको अभ्यास में लाते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी ऐसी चीज़ होती है, जब तक आप इस चीज़ का बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है और ये टाइम लेती है। जैसे कि यहाँ भी दे रखा है कि रोहित 15वें स्थान पर है, परीक्षा में 15वें स्थान पर है। यदि ऊपर से गिना जाए तो 8 छात्रों ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया, यानी कि उसका स्थान तो है 15वां। जैसे कि यहाँ पे रोहित की रैंकिंग है 15वें स्थान पे है ना, ठीक है। ऊपर से गिना जाए तो 8 छात्रों ने उससे अधिक प्रदर्शन किया, मतलब 8 छात्र और हैं इसके आगे। तो अब कुल कितने छात्र हुए, कुल कितने छात्र थे, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल हो गए 15 और 8 23 छात्र, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद ये आंसर देना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन, और एक रेखा में खड़े हैं तीनों ही। राम ना तो शुरू में है और ना अंत में है, मतलब राम का जो स्थान है वो कहाँ है, सेंटर में। तो राम मान लो यहाँ पे लिख लिया हमने राम, और श्याम अंत में नहीं है, मतलब सीधी लाइन है, ये लाइन है मान लो, ये सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन है, और स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, इधर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो राम का न तो अंत में है और ना प्रारंभ है। श्याम अंत में नहीं है, यानी कि श्याम यहाँ पे नहीं है, तो श्याम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में कौन बचा, मोहन। तीनों तो है, तीनों तो दोस्त हैं, तो लास्ट में कौन आएगा, मोहन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अंत में कौन है, अच्छा यही पूछ रहा है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अगला और आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो को अभी तक भी लाइक शेयर नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी अच्छी तरह से समझिए। इस प्रकार के डायग्राम वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चित्र उन लोगों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है जो डॉक्टर, महिला और विवाहित है, यानी कि ऐसा कौन सा चित्र है जो तीनों को दर्शा रहा है, यानी कि सेंटर वाली चीज़, ये वाली चीज़ हमें तो ऑप्शन को देगी, ये वाली चीज़ हमें दिखा रही है। डॉक्टर भी इसमें आ रहे हैं, वुमेन्स भी आ रही है, मैरिड भी आ रहे हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन संख्यात्मक भी आते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन डाला था मैंने इसमें। संख्यात्मक आते हैं कि यहाँ पे 25 दे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया, 30, 25 और 40, इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मैरिड है 40, वुमेन से 25 और डॉक्टर से 30। तो इनमें निकालना बहुत भारी पड़ जाता है क्वेश्चन को। तो टोटल कितने हुए, उनका इस सभी अलग अलग निकाला जाता है। तो हमें पूछा क्या है, तीनों व्रत एक दूसरे से अलग हैं, नहीं। तीनों व्रत पूरी तरह एक दूसरे में समाहित है, ये भी बात नहीं है। तीनों का आंशिक रूप से ओवरलैप होते हुए व्रत हैं, ये बात सही है, क्योंकि तीनों व्रत क्या है, एक दूसरे के थोड़ा हिस्सा उनके ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि डॉक्टर, महिला और विवाहित को एक साथ दर्शाने का वाला व्रत ये वाला है, अंदर वाला जो अभी बताया मैंने, जिनका तीनों का हिस्सा आ रहा है इसमें। एक व्रत दूसरे के अंदर और तीसरा बार नहीं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और ये थी हमारी आज की बहुत ही शानदार क्लास। आपको कैसी लगी है ज़रूर जाते हुए आप एक बार कमेंट करके ज़रूर जाएं, और वीडियो को लाइक करें
और जिन लोगों ने अभी तक भी, जिन भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।